तो बाबा कल हमने बात करी थी किसकी, प्रिवोस्ट थ्योरी की। क्या कहती है कि बाबा ईच एंड एवरी बॉडी सारी रेडिएट करेंगी, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी आइडियल बॉडी होती है और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है। अगर हम मार्केट में घूमने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि दो बॉडी मिल गई मेरे को, ब्लैक बॉडी नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास में सराउंडिंग में कोई भी ऐसे प्रैक्टिकली अगर देखूंगा, चाहे कितनी ही ब्लैक हो, चाहे डार्क से डार्क क्यों ना हो, वो बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होगी। अगर वो बॉडी मुझे दिख रही है इसका मतलब उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब उसने 100% अब्जॉर्प्शन नहीं किया है, और अगर 100% अब्जॉर्प्शन नहीं किया है दैट मीन्स दैट इज नॉट अ ब्लैक बॉडी। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हमने नाम देखे हैं तो एक नाम आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट, कहाँ गया रे? हाँ, तो देखो अभी जैसे मान लो कोई मटेरियल था, मटेरियल में से यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई तो इसने एनर्जी इंसिडेंट करवाई होगी क्यू आई मतलब एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी, और वो भी कौन सी, इंसिडेंट वाली, ठीक है। क्यू आई यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि बाबा यहाँ से जो लाइट आई वो लाइट में से कुछ पार्ट तो इसने क्या कर दिया होगा, रिफ्लेक्टेड, तो ये मैंने कह दिया क्यू आर, यानी क्या है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, एनर्जी रिफ्लेक्टेड। और फिर उसके बाद में हमारे पास में बन जाएगा कुछ एनर्जी यहाँ से बाहर चली गई तो इसे कहा जाएगा क्यू टी, यानी कि एनर्जी ट्रांसमिटेड। और यहाँ से कुछ एनर्जी इसी के पास रह गई तो ये क्या कर ली, मैंने क्यू ए लिख दिया। क्यू ए मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी अब्जॉर्ब। तो दिस इज द सिनेरियो। ऐसा हम देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट आ सकती है उसके साथ तीन प्रकार के खिलवाड़ किए जा सकते हैं। एक तो हो गई रिफ्लेक्टेड एनर्जी, एक हो गई अब्जॉर्ब्ड एनर्जी, और एक हो गई ट्रांसमिटेड एनर्जी। तो मैं देखता हूं कि बाबा रिफ्लेक्टेड एनर्जी अगर देखी जाए, है ना, रिफ्लेक्टेड एनर्जी अगर देखी जाए तो दैट इज रिटन एज क्यू आर, अब्जॉर्ब एनर्जी को क्यू ए लिखा हुआ है, और ट्रांसमिटेड एनर्जी को मैंने क्यू टी लिखा हुआ है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैं कह सकता हूं कि बाबा क्यू आर प्लस क्यू टी प्लस क्यू ए शुड बी इक्वल टू, क्या लिखें, क्यू आई। तो ये मैं कह सकता हूं कि बाबा एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर मैंने ये लिखा हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर मैंने ये लिखा हुआ है। और इसी तरीके से अगर मैं देखता हूं तो क्यू आई को नीचे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया क्यू आर अपॉन क्यू आई प्लस क्यू टी अपॉन क्यू आई प्लस क्यू ए अपॉन क्यू आई शुड बी इक्वल्स टू 1, शुड बी इक्वल्स टू 1। तो यू कैन से दैट कि बाबा यहाँ पर ये क्या है ये है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो रिफ्लेक्ट हुई है, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसमिट हुई है, और ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो कि अब्जॉर्ब हुई है। तो इसी आधार पर एक नई नई टर्म्स हम डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहली टर्म बनती है अब्जॉर्प्टिविटी, और इसे हम लिखेंगे किससे, अब्जॉर्प्टिविटी को हम ए से लिखेंगे, स्मॉल ए से लिखेंगे। तो अब्जॉर्प्टिविटी ए जो लिखा जाता है दैट इज एनर्जी अब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। इसका मतलब क्यू ए डिवाइडेड बाय क्यू आई। ठीक है, चलो यहां तक भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब्जॉर्प्टिविटी होगा, नेक्स्ट हमने देख लिया रिफ्लेक्टिविटी। इसको हम आर से दिखाते हैं। जरा आप ही बता दीजिए रिफ्लेक्टिविटी कैसे डिफाइन किया जाएगा। रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। अरे वाह बेटा, एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट, क्यू आर अपॉन क्यू आई। अगदी बरोबर। तो ये आ गया क्यू आर अपॉन क्यू आई। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड वन, रिफ्लेक्टिविटी हो गई, और ट्रांसमिटिविटी, एनर्जी ट्रांसमिटेड अपॉन एनर्जी ड्यूटी अपॉन क्यू आई इंसिडेंट। और ट्रांसमिटिविटी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो टी की वैल्यू लिखी जाएगी एनर्जी ट्रांसमिटेड
अपॉन energy एनर्जी incident. इंसिडेंट। तो QT upon QI. एनर्जी इंसिडेंट और दिस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू आई, क्यू टी अपॉन क्यू आई। तो बच्चा यहाँ पर मेरे पास में बन चुका है अब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी। एंड अगर वापस से यहाँ पर आते हैं तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 मान ली जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्यू ए अपॉन क्यू आई को ए लिखा जा सकता है, क्यू टी अपॉन क्यू आई को टी लिखा जा सकता है और क्यू आर अपॉन क्यू आई को क्या लिखेंगे? R. आर। दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अब्जॉर्प्टिविटी प्लस ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1। डन 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 डन। देखो समझो, कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं सर, डाउट ठीक नहीं. है, नहीं सर. बताओ। मैं अगर लिखता हूँ फॉर ब्लैक बॉडी, बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी? सर आई के 0. बराबर, सर क्यू आई की इक्वल आई के बराबर। ए की वैल्यू कितनी होगी? I के बराबर सर. सर 0. वन होगी ना सर QI की बराबर होगी. सर आई की बराबर। सर 1 ही होगी. One सर 1 होगी होगी। सर. कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, कुछ ट्रांसफर नहीं. तो यहाँ पर सारा का सारा इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ब्लैक बॉडी के लिए अब्जॉर्प्टिविटी इज 1 और अगर रिफ्लेक्टिविटी लिखें तो 0. शून्य, 0. 0। ठीक है, तो चलिए इस बात को अभी नोट कर लीजिए जो अभी अपन ने करा, इससे नोट कर लीजिए। सर नीचे की स्लाइड. ये लो। नहीं सर, सर ऊपर सर का- रुको ना सर. सर, नहीं, ऊपर- रुको, सर, 1 मिनट. ओके 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 ओके। सर हो गया सर ये। सर हाँ नीचे सर, की अब नीचे स्लाइड. करो अभी. डन। नो सर, 1 मिनट. हाँ नो सर नो सर. नीचे लो सर. डन। यस सर. हाँ सर. चलो। सर अपने कल का होमवर्क अपलोड नहीं किया था सर। हाँ रे बाबा, मिस हो गया, मैं आज कर दूंगा। सर नीचे लो ना सर. सर हाँ जी। थोड़ा सा ऊपर. एक बार फर्स्ट ऊपर स्लाइड लीजिए दिखा ना देगा सर. सर. फर्स्ट स्लाइड दिखाओ ना एक बार. सर हाँ जी।
सर मैंने आपको कर दिया है सर मैसेज, जब आपको टाइम मिलेगा तो मुझे भी सेंड कर देना सर। श्योर बच्चा, श्योर बच्चा, तो मैं भी कर दूंगा और वहाँ पे अपलोड भी कर दूंगा राइट आफ्टर द क्लास। हाँ सर हो गया। ओके चलो। हो गया सर। सर सर हाँ सर लास्ट वाली स्लाइड दिखाओ ना, बस एक मिनट। हाँ हो गया सर, हो गया। next let us talk about emissive power। emissive power, तो इसमें लिखें it is defined as energy emitted, it is defined as energy emitted per unit area, energy emitted per unit area energy emitted per unit area per unit time। It is defined as energy emitted per unit area per unit time। सर और एक बार बोलो ना। It is defined as energy emitted per unit area per unit time। It is defined as energy emitted per unit area per unit time। तो एमिसिव पावर अगर मैं E से रिप्रेजेंट करता हूँ तो एनर्जी मैंने लिख लिया कि बाबा एनर्जी कुछ क्यू था, तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज E। समझे क्या? हाँ सर समझा। ठीक है बाबा। हाँ सर। तो चलो अगला टर्म है किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज किरचॉफ लॉ। ये कहता है, लिखें, रेशियो ऑफ emissive power of black body, black body नहीं सिर्फ body, ratio of emissive power of body to absorptivity is constant for everybody सर कांस्टेंट के बाद क्या? is constant for everybody, is constant for everybody। सर ब्लैक बॉडी के लिए भी? हाँ जी, हाँ जी, ब्लैक बॉडी के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि E of body upon A of that body is constant, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि E of body कोई सी 1 मान लो अपॉन A of body कोई सी मान लो 1 इज इक्वल्स टू E of body 2 मान लो अपॉन A of body 2 मान लो। इसी तरह से कोई तीसरी बॉडी भी ले ली, चौथी बॉडी भी ले ली। इसी तरह से मैंने E of ब्लैक बॉडी अपॉन A of ब्लैक बॉडी। तो मुझे इस बात से क्या समझ में आ रहा है कि बाबा E of ब्लैक बॉडी अपॉन A of ब्लैक बॉडी वो कांस्टेंट है। इसी प्रकार से E of सम बॉडी अपॉन A of दैट बॉडी इज कांस्टेंट। तो मैं यहां से कह सकता हूं E of body 1 is equals to A of body 1 into some constant। इतना समझे? हाँ सर समझे। ठीक है। तो मैं यहां से एक बात और कह सकता हूं कि बाबा किसी बॉडी की अब्जॉर्प्टिविटी ज्यादा हुई, किसी बॉडी के लिए अगर A ज्यादा हुआ तो इसका मतलब उसकी एमिसिव पावर ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। होंगी सर। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी ये इसकी जो है एब्जॉर्प्टिविटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ऐसी बॉडी जो अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी, ऐसी बॉडी जो कि अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी दैट बॉडी विल एमिट मोर। समझ रहे हो क्या बात को? यस सर। हाँ सर। है ना? हाँ सर। फिर से बोलता हूँ कि जो बॉडी है ना, जो बॉडी अब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी वो ज़्यादा उसकी एमिसिव पावर भी ज़्यादा होगी, और एमिसिव पावर ज़्यादा होगी इसका मतलब वहाँ पर उसका एमिशंस भी जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। लेकिन सर ऐसा कैसे हुआ कि यार एक बॉडी जो अब्जॉर्ब करती है वो एमिट भी ज़्यादा कर रही है? तो देखो, एमिशन को रिफ्लेक्शन के से कंफ्यूज मत करो, एमिशन को रिफ्लेक्शन से कंफ्यूज मत करो। एमिशन अलग चीज़ है और रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है। ये बात समझ में आ रही है क्या बाबा? रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट। समझा सर। हाँ सर। हाँ तो सर। एमिशंस तो सारी बॉडी करती हैं, चाहे वो ब्लैक बॉडी हो या चाहे वो ब्लैक बॉडी ना हो। ईच एंड एवरी बॉडी जो कुछ भी होंगी सारी की सारी बॉडी एमिशंस तो करने ही वाली है। और हमें यहाँ पर समझ में आया कि बाबा जिस बॉडी का अब्जॉर्प्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि जिस बॉडी के लिए अब्जॉर्प्शन की उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो बॉडी एमिशंस भी ज़्यादा करेंगी, वो बॉडी एमिशंस भी ज़्यादा करेंगी। तो बाबा मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि जो बॉडी, यहाँ से हम कह सकते हैं बॉडीज विच अब्जॉर्ब मोर, लिखें है ना, बॉडीज विच अब्जॉर्ब मोर also emit more, also emit more, bodies which absorb more also emit more। Is it clear बच्चा लोग? यस। ठीक है, यस सर। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं Wien's displacement graph। Wien's displacement graph, अब ये क्या है देखना, ये है लैम्डा। देखो जैसे मैंने ले लिया, मेरे सामने एक पेन रखा हुआ है, तो पेन यहाँ पर जो एमिशंस करेगा, पेन जो यहाँ पर एमिशंस करेगा वो ऐसे तो है नहीं कि बाबा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की करेगा, या मैं ऐसे कहूँ कि बाबा जैसे हमारे पास वाइट लाइट होती है, जैसे हमारे पास वाइट लाइट होती है, तो शायद आपको पता हो वाइट लाइट के अंदर में कई सारे कलर मिक्स होते हैं। तो क्या, हाँ सर। हाँ वो कौन से कलर होते हैं पता है क्या? हाँ सर। IDGYOR। इनफैक्ट हमारे पास तो मैंने इतने 7 कलर अलग अलग बताए,
इसके अलावा और भी होते हैं जो ऐसे और लाइट होती है जो विजिबल भी नहीं होती है ना, ऐसी और लाइट होती हैं जो कि विजिबल भी नहीं होती है। इसी प्रकार से और भी लाइट पाई जाती है जिसे विजिबल भी नहीं होती, जिसे कई बार कहते हैं उसे इंफ्रारेड भी कहा जाता है, यूवी रेज, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड कहा जाता है। और यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रेज, वायलेट है ना, यानी कि यूवी रेज। तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा हमारे पास जो लाइट होती है ना, वो विजिबल वाली तो कौन सी होती है, विबग्योर वाली होती है, और इसके अलावा जो लाइट होती है वो विजिबल नहीं होती है। तो मेरे सामने जो रखा हुआ पेन है वो भी एमिशंस कर रहा होगा, और हमें दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि वो विजिबल वाली लाइट में एमिशंस नहीं कर रहा है। वो या तो अल्ट्रा वायलेट कर रहा होगा या इंफ्रारेड कर रहा होगा। वो विबग्योर वाले लाइट एमिशंस अगर करता तो हमें दिख जाते, अगर वो उससे कम मतलब अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड अगर करेगा तो वो हमें पता नहीं चलेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि बाबा जो हमारे सामने पेन रखा हुआ है वो अलग अलग प्रकार की लाइट के एमिशंस करता है। ऐसा नहीं कि बाबा सिर्फ इंफ्रारेड ले ली तो सारी की सारी इंफ्रारेड ही कर देगा, नहीं। वो क्या करेगा कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के एमिशंस करेगा। वेवलेंथ समझते हैं आप लोग? हाँ सर, हाँ जी। तो बाबा जैसे ये हमारी लाइट होती है वो एक वेव होती है, और वेव के लिए एक वेवलेंथ नाम की टर्म डिफाइन की जाती है, ठीक है ना। और आगे जाके आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 9th-10th में आपने वेवलेंथ क्या होता है उसका हल्का सा आइडिया जरूर लिया हुआ है। हाँ सर। हाँ सर, तो बाबा मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास जो लाइट होती है या एमिशंस होंगे वो अलग अलग प्रकार के एमिशंस पाए जाएंगे। और मैंने देखा कि जो एमिशंस का ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। एमिशंस का ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसका मतलब यहाँ देखो कि इन पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या है, कम है कि ज्यादा है? कम है। और इस पॉइंट के लिए लैम्डा की वैल्यू कम, ज्यादा है। ज्यादा तो है। मैं देख सकता हूँ कि जो एनर्जी के एमिशंस हो रहे हैं वो लैम्डा की वैल्यू कम से लेकर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा तक सारे एमिशंस हो रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि बाबा यहां पर कई सारे लैम्डा हैं, यहां पर कई सारे लैम्डा यहां पर बने हुए हैं, और उन सभी लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एमिशंस हो रहे होंगे। उस सभी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग अलग अलग एमिशंस हो रहे होंगे। जिसका लैम्डा यहाँ पर कुछ होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एमिशंस एनर्जी यहाँ पर निकली। किसी का लैम्डा अगर यहाँ पर है तो उसके एमिशंस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी यहाँ पर निकली। किसी का लैम्डा अगर यहाँ पर है तो उसके एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एमिशंस यहाँ पर निकलेंगी। तो यू गेट द आइडिया, है ना, यू गेट द आइडिया कि बाबा यहाँ पर कोई भी बॉडी अगर एमिशंस करेगी तो एक पर्टिकुलर लैम्डा के ही एमिशंस करेगी कि खूब सारे लैम्डा के एमिशंस करेंगी? पर्टिकुलर लैम्डा। अरे बाबा ये जो ग्राफ बता रहा है वो ये बता रहा है कि खूब सारे लैम्डा के एमिशंस वो कर रही हैं। ये ई मतलब क्या है, एनर्जी। ई मतलब क्या है, एनर्जी। तो मैंने देखा कि इस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ एनर्जी दिखी, मैंने देखा कि इस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ एनर्जी दिखी, मैंने देखा कि इस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ एनर्जी दिखी है। इसका मतलब कोई बॉडी मेरे सामने मान लो पेन रखा हुआ है, तो पेन के जो निकलने वाले एमिशंस हैं उनको जब मैंने स्टडी किया तो पाया गया कि वहां पर एक पर्टिकुलर लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग एमिशंस नहीं हो रहे थे, वहां पर एक कई सारे लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग जो एमिशंस थे वो हमें दिखे। और ये देखा गया कि किसी पर्टिकुलर लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर जो एमिशंस हैं वो मैक्सिमम पाए गए हैं, और उसके आसपास के लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग एमिशंस तो थे लेकिन वो मैक्सिमम नहीं थे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर, ठीक है। हाँ जी। तो फिर से पूरी बात बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। मान लो मेरे हाथ में जो रखा हुआ पेन है उससे एमिशंस हुए। सर एमिशंस कहाँ हुए, हमें तो दिख ही नहीं रहे। अरे बाबा ऐसे भी तो एमिशंस हो सकते हैं जो कि नॉट विजिबल हो। तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो रखा हुआ पेन है उसके एमिशंस हुए, और उन एमिशंस को समहाउ हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, है ना किसी तरीके से मैंने स्टडी करने की कोशिश करी कि बाबा उसका जो एमिशंस हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं, कितने लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग हो रहे हैं। तो मैंने जब स्टडी किया तो देखा कि बाबा वहाँ पर एक पर्टिकुलर लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग एमिशंस नहीं थे, वहाँ पर ढेर सारे लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग एमिशंस थे। यहाँ पर ढेर सारे लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग एमिशंस थे। दिख रहे हैं कि ये ढेर सारे लैम्डा आपको?
हाँ सर। और यहाँ पर भी इन ढेर सारे लैम्डा में से एक लैम्डा ऐसा पाया गया, इन ढेर सारे लैम्डा में से एक लैम्डा ऐसा पाया गया जिसका लैम्डा क्या है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वेवलेंथ है, वेवलेंथ जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशंस दूसरे लैम्डा के कंपैरिजन में, दूसरे वेवलेंथ के कंपैरिजन में मैक्सिमम है। फिर से बोलूं कि ये एक ऐसा लैम्डा हमने फाइंड कर लिया, जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो एमिशंस हो रहे हैं, ये जो एमिशंस हो रहे हैं वो एमिशंस आसपास के वेवलेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। ये एमिशंस आसपास के वेवलेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। इज इट क्लियर बच्चा? यस सर। यस सर। ओके सर तो हाँ जी। सर जो आपने बोला ना कुछ कुछ एमिशंस विजिबल नहीं है, तो कैसे पता चला कि वो विजिबल, जो इनविजिबल है वो भी है, वो भी इमिट कर रहे हैं? मेरे भाई हम अब थोड़े एडवांस हो चुके हैं, अब अपन मशीन्स वगैरह देखते हैं। तुमने गेम वेम खेला है क्या? कौन सा वो कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेला है क्या? सर खेला हाँ है। सर, पता है कॉल ऑफ ड्यूटी। तो कॉल Black ऑफ Ops। ड्यूटी में नाइट विजन के आपके गॉगल्स होते हैं, देखा है क्या? यूज किया गॉगल्स है? रहते सर। हाँ सर। हाँ। तो अब लाइट तो होती नहीं है, फिर नाइट विजन के गॉगल्स कैसे दिखते हैं बाबा? तो वो क्या कर रहे होते हैं ना कि हमारे पास इतनी बढ़िया मशीनरी अब अवेलेबल हो चुकी है कि जो कोई भी लाइट है उनको हम रीड करने की कैपेसिटी रखते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ऑब्वियसली हमें खुद को नहीं दिखेगा, लेकिन मशीन को दिख जाएगा। हाँ समझा गया? तो कॉल ऑफ हाँ, ड्यूटी से रिलेट कर रिमोट लेता से भी बाबा। निकलते सर वो, क्या रे? मोबाइल से हरा हरा कैमरा में दिखता दिखता सर। सर। हाँ, हरा हरा दिखता है ना, हरा हरा दिखता है। उसके बाद वो बॉडी का टेम्परेचर वगैरह भी दिख जाता है, ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, होता है कि सर। नहीं होता? पूरे में सर। हाँ सर। तो क्या गर्ल्स में से भी कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है क्या? हाँ सर, खेला था एक दो बार सर, ओके, खेला अरे है भाई के पास। हाँ, मतलब थोड़ा वो मुझे लगता था कि लड़के ही खेलते होंगे। चलो बहुत ही बढ़िया, खेलो है ना। कॉलेज में खेलने में बहुत मजा आएगा, है ना। कॉलेज में जब आप जाओगे ना, तो क्या होता है कि ऑल ये जो आपका हॉस्टल होगा, जो हॉस्टल में 600 700 800 लोग होंगे, दे वुड बी इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लैन, है ना। सभी लोग जो है हाँ, सर। इंटरकनेक्टेड होंगे, सभी के रूम में। आपका ये रूम है, आपका ये रूम है, आपका ये रूम है, ऐसे सभी के यहाँ पर लैन होगा, यहाँ पर लैन होगा, यहाँ पर लैन होगा, यहाँ पर लैन होगा, और सभी लोग आपस में लैन की हेल्प से कनेक्टेड होंगे। तो व्हाट वुड हैपन कि बाबा बड़ी सिंपल सी बात है कि सभी जो इंटरकनेक्टेड होंगे, तो इसका मतलब इंटरकनेक्टेड का जो पर्पस तो ये था कि आपस में कोई फाइल है, कोई स्टडी मटेरियल है, तो वो एक दूसरे को ट्रांसमिट कर पाएँ। बट इसका जो यूज़ होता है, मतलब पर्पस तो मैंने आपको बता दिया कि इसलिए ये बनाया गया था कि आपस में बच्चे कनेक्टेड रहें, सो दैट कि उनकी जो स्टडी मटेरियल है या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो दे पाएँ। लेकिन इसका जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है? कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने के लिए। कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए। कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए होता है। तो पूरा हॉस्टल जो है ना, गेम नाइट्स जब होती हैं तो पूरा हॉस्टल COD इंस्टॉल करके बैठा होता है, 700-800 लोग, है ना। तो पूरी जो नाइट है, मतलब आपके 2 दिन का वीकेंड होता है। IITs की अगर बात करें तो यू हैव 2 days वीकेंड, यानी कि 2 दिन की छुट्टी होती है, यानी कि सैटरडे एंड संडे छुट्टी होती है आपकी। तो सैटरडे एंड संडे छुट्टी होती है ना, तो गेम नाइट स्टार्ट्स ऑन फ्राइडे नाइट, है ना। फ्राइडे नाइट को स्टार्ट होता है। तो फ्राइडे नाइट आपका मतलब आप सोओगे, मुझे लगता है कि सुबह नाश्ता करके 8 साढ़े 8 बजे सोओगे। तो ये फ्राइडे नाइट से लेके सैटरडे मॉर्निंग के बीच में ये मतलब फुल ऑन चलने वाला है COD। एंड फिर 8:30 बजे जब नाश्ता करके फिर सो जाओगे, फिर 2-3-4 बजे उठोगे, फिर थोड़ा खाना वाना कुछ खाओगे पियोगे, कैंटीन वैंटीन घूम के आओगे, थोड़ा सा कैंपस वैम्पस तो नहीं घूमोगे, फिर आसपास में देखोगे माहौल क्या चल रहा है, फिर रात को फिर जब डिनर के बाद में फिर से माहौल बन जाएगा। फिर संडे मॉर्निंग तक चलेगा। कब तक? 8:30 बजे तक। कब तक? जब तक आपका नाश्ता चालू नहीं होता। फिर नाश्ता चालू होते पहले, मतलब नाश्ता मतलब वो अपनी मेस चालू होती है ना नाश्ते के लिए। हाँ सर। हाँ सर। तो ये फुल नाइट वैसे चलेगा। बीच बीच में हो सकता है कैंटीन वैंटीन चले जाओ। तो बड़ी मस्त लाइफ होती है यार। अभी मतलब मज़ा ही आ गया। मैं अभी रुड़की घूम के आया ना अभी कुछ दिन पहले,
अभी तो मतलब सब कुछ वैसे तो बंद था, वो कोरोना की वजह से कोई भी हॉस्टल वगैरह में नहीं था, बट वही हॉस्टल वगैरह देख के काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है बाबा कि यार इतने मस्त जगह पे अपन रह के आए हैं। तो देखना अगले साल तक, अगले से अगले साल तक तुम लोग भी कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में होंगे, अपने अपने मेडिकल कॉलेजेस में होंगे, अपने अपने आईआईटीज़ वगैरह में होंगे। तो देखना कोई अगर रुड़की वुड़की तो घूमने जाऊंगा ही फिर कभी, तो मिलना मुझसे, ये भूल मत जाना, हाँ पता सर। लगे कि सर अरे सर को तो देखना ही नहीं है नहीं सर बोलेंगे। नहीं सर नहीं है बोलेंगे। ना, पता लगा कि सर को तो मतलब सर दिख गए और दूर से भाग रहे हो कि अरे भागो यहाँ से तो नहीं है ना, सर, no सर। स्कूल में तो करते होंगे ये काम तुम कि सर दिख रहे हैं तो भाग गए वहां से। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। झूठ मत बोलो भाई, हमने किया है, तुम भी कर ही रहे होंगे है ना। बचपन में करते थे सर। तो अभी कोई बूढ़े हो गए क्या रे बाबा है ना। तो चलो एक मिनट, ये एक मिनट, अपना पीडीएफ हो गया ख़त्म, मैं नया पीडीएफ आपको देता हूँ। हाँ जी बोलो। सर वो ग्राफ दिखाओ ना। ग्राफ दिखाऊं? ये लो ग्राफ दिखो, कहाँ है ग्राफ, ये लो ग्राफ, नोट करना होगा ना आपको, ये हाँ सर। कर लो नोट, नोट कर लो। दोबारा बोलो। इसके ऊपर की साइड बताओ ना सर। इसके ऊपर की स्लाइड में तो तुमने नोट कर लेना चाहिए था अब तक तो। एक मिनट, इसके ऊपर की सर slide- मैं इसके ऊपर की स्लाइड तो ये थी बाबा, कर लो जल्दी, नोट कर लो। सर हाँ जी। सर वो आप केवीपीवाई के लिए ऑप्टिक्स के 1-2 लेक्चर्स ले लो सर, मतलब बेसिक। ऑप्टिक्स के लिए लूं क्या? एक एक्स्ट्रा ले लो लेक्चर। ठीक है बच्चा, ठीक है। केवीपीआई कब है आपका? हाँ सर, इलेक्ट्रिक 31 जन 31 जनवरी को है। 31 चलो ठीक है। तो और वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म के भी ले लो थोड़ा। हाँ सर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म। ठीक 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 ठीक, तो मैं इसको अभी प्लान में बैठाता हूँ कहीं यहाँ पर, और फिर अपन इसको करते हैं, है ना। तो विद इन कमिंग वीक, विद इन 1 वीक अपना क्लास शुरू कर लेंगे, ओके। ओके। हाँ बस फिर उसका फिर ये मत कहना कि बाबा ये एक्स्ट्रा हो गया और वो हो गया, फिर उसके बाद में नहीं बोलेंगे। हाँ सर वो कल का मोमेंटम वो चैप्टर। यार मोमेंटम अभी मुझे लगता है कि उसी क्लास में करना सही रहेगा भाई, वो बैठ नहीं रहा है, मतलब बच्चों का है ना, मेरे को बहुत दया आ जाती है फिर कि वो इतना पढ़ना पड़ता है ना, तो मेरा ग्राफ दिखाओ ना। अरे बाबा ग्राफ दिखाऊं? अब तक लिखा नहीं था क्या? नहीं ना सर, वो अपने ऊपर कर देता अपने ऊपर ले सर लिया। उसी चैप्टर सर। हाँ वहाँ पे तो बहुत दिन बाकी है, और मतलब सर्कुलर भी बाकी है उनका, और वर्क फॉर एनर्जी भी बाकी है। सर्कुलर तो अभी बाकी है, वर्क पावर बाकी है, उसके बाद तो सेंटर मास चालू ही है सर आएगा, सर्कुलर। है ना। अब तो सेंटर मास ही तो आएगा उसके बाद। नहीं सर, वर्क पावर एनर्जी आएगा ना। वो लगेंगे। अरे सॉरी सॉरी, मैं वही कह रहा हूँ कि सर्कुलर के बाद सिर्फ वर्क पावर बचा और वर्क पावर के बाद सेंटर मास। हाँ तो एक मिनट, अरे कौन सा पीडीएफ था, मैंने बंद कर दिया बाबा तुम्हारा, कौन सा था? ये है क्या? नहीं है सर, स्कॉलर वाला वो। स्कॉलर वाला, तो वो तो अभी बनाया मैंने नया। सर 179 पेजेस वाला था। हाँ अभी देखता हूँ, रुक जा। तो 11.4 लिखे हुआ है सर शायद। क्या बोल रहा है बाड़ा? क्लास 11.4 लिखे हुआ है शायद। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, क्लास 11.4 लिखा हुआ है क्या? क्लास 11.4 नहीं, हाँ यही लिखा हुआ है 179 वाला। 179 नहीं, ये तो कुछ और है, रुक जाओ। रुको, मैं ये रहा ये आ जाएगा, हाँ ये होगा 178। सर लास्ट पेज, लास्ट पिक्चर, लास्ट सेकंड। हाँ बस। सर ये इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला गया है? अभी बताऊंगा, अभी इसका क्यों डिस्प्लेसमेंट बोला गया है। सर थोड़ा नीचे जो ना। ये लो बाबा। सर बस बस। सर वो फाइटर प्लेन का वो रहता ना कुछ रडार क्रॉस सेक्शन, तो वो क्या रहता? दोबारा बोल। फाइटर प्लेन में रहता ना सर वो आरसीएस, उसको क्या बोलते सर? वो भी इमिशन का ही कुछ तो रहता क्या?
यार रडार टेक्नोलॉजी तो कुछ और ही है। रडार हो गया, और वो होता है ना कि वो रिफ्लेक्शन पे काम करता है, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो यहाँ से मैंने ऐसा काम किया, रडार हो गया, सोनार हो गया। तो जैसे ब्लू वेल वगैरह होती है ना, वो सोनार बेचती रहती हैं। सॉरी, ब्लू वेल डॉल्फिन हो गई, सर वो साउंड पे काम करता है साउंड ना? पे काम करता है। तो व्हाट हैपन्स कि वो ऐसा हुआ कि यहाँ से मान लो उन्होंने सिग्नल भेजा, और रिफ्लेक्शन होकर अगर उनके आसपास आया, तो वो सेंसर्स उनके होते हैं नाक के आसपास ना, सेंसर्स होते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, वो सेंस कर लेते हैं उस चीज़ को कि भाई यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आया है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना मछली होगी, कुछ होगा, उसको चलो जाके खाते हैं। सर वो सोनार में वो हाँ, पत्थर भी एक तो सोनार तो ये हाँ है, सर। और मुझे लगता है रेडार का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी यही है, कि सर बाबा उसे वहाँ डेप्थ भी पर चेक ईएम करते हैं वेव ना? जाती है, बस वहाँ पे बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती है। हाँ जी बोलो। उसे डेप्थ भी चेक करते सर, पानी का। अब ठीक है। तो इसका जिसका भी कर लो, इसका तो मतलब इसका यूज तो कुछ भी कर लो, प्रिंसिपल मैंने बता दिया। डन। हो गया सर ये लिख के? हाँ जी, सर हो गया। तो चलो बाबा अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो कि ये जो हमने ग्राफ बनाया था। सर हाँ जी। सर ये मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर? नहीं, कैलकुलेशन तो मैं अभी करवाऊंगा ना, अभी तो बस तुम्हें बस ग्राफ होता कैसे है दिखने में वो बताएं। तो मैं वापस से बनाता हूँ। ये है मेरे पास एनर्जी एसोसिएटेड वर्सेस लैम्डा। ये ग्राफ दिखने में ऐसा दिखेगा, और इसे बेल शेप कर्व भी कहा जाता है। बेल शेप कर्व कहा जाता है। बेल मतलब घंटा जो मंदिर वाला होता है, वो दिख ही रहा होगा तुम्हें, बेल शेप, हाँ सर। है ना। तो अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग इसकी एनर्जी का जो अमाउंट है वो ज़्यादा या कम है। किसी वेवलेंथ के लिए ज़्यादा एनर्जी इसने निकाली है, किसी वेवलेंथ के साथ में कम एनर्जी इसने निकाली है। तो मैं देखता हूँ कि एक वेवलेंथ ऐसा पाया गया जहाँ पर कि इसके जो एनर्जी एमिशंस हैं वो मैक्सिमम है, और इसको लैम्डा एम के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा वेवलेंथ है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एमिशंस हैं वो क्या होंगे, मैक्सिमम है ना। आई विल रिपीट कि बाबा ये जो है लैम्डा एम, ये एक ऐसे एमिशंस हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशंस क्या है, मैक्सिमम है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि बाबा यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया गया है एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पर बनाया गया है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, मतलब बॉडी मान लो अगर 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो बॉडी को मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन किया है, ना ही ज़्यादा हुआ ना ही कम किया। और हमने ये देखा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखते हुए जब एमिशन का ग्राफ बनाया तो वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता हुआ पाया गया है ना। वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता हुआ पाया गया है। चलो ठीक है। अब ऐसा भी अगर हो गया है तो मैं देखता हूं कि बाबा बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया जाए, है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि बाबा उसके जो एमिशन जो होने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ सर। है ना। हाँ सर, चेंज होगा। हाँ जी। तो Yes, जैसे sir. अपने को मालूम है कि बाबा पेन अपने जो मेरे हाथ में है और सन जो हम देखते हैं, उन दोनों में अंतर किस बात का है, टेम्परेचर का है। और मुझे पता लग चुका है कि बाबा दोनों का जो एमिशन है वो अलग अलग है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बाबा दोनों जो बॉडीज़ हैं, टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया जाए तो बॉडी का जो एमिशन है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो ग्राफ सेम रहेगा कि अलग हो जाएगा? अलग रहेगा। अलग रहेगा। तो यहाँ पर जो ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हमें एक कंक्लूजन हमें यहाँ पर ये ड्रॉ करते हैं कि वो है लैम्डा एम इंटू टेम्परेचर बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और कांस्टेंट को हम लिखते हैं बी के नाम से लिखा जाता है, और इस कांस्टेंट को लिखा जाता है वीन्स कांस्टेंट लिखा जाता है। Constant. और इसकी वैल्यू जो लिखी जाती है दैट इज 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। ध्यान दीजिएगा, इसको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। आपसे मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि इसको आप रट के बैठोगे। तो मैं यहां से कहता हूं कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। लैम्डा एम क्या है? ऐसा लैम्डा जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी मैक्सिमम है कि मिनिमम?
मैक्सिमम मैक्सिमम। और टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी। लेकिन किसमें है? इसकी यूनिट क्या होगी बोलो? सेंटीमीटर केल्विन। अरे टी टेम्परेचर केल्विन है ना। टेम्परेचर की जो यूनिट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट वुड बी केल्विन। तो हमने इस ग्राफ की मदद से कंक्लूजन जो ये विंस भाई साहब ने हमें दिया वो ये दिया कि लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मैं एक बॉडी बना लेता हूं। बॉडी का टेम्परेचर T1 अगर कर दिया तो एनर्जी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ हमें देखने को कुछ ऐसा मिला। मैंने कह दिया ये जो टेम्परेचर था वो है T1। मैं अब देखना चाहता हूं कि बाबा T2 टेम्परेचर अगर कर दिया जाए तो बॉडी का जो ग्राफ दिखेगा वो दिखने में कैसा पाया जाएगा। गिवन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये गिवन है कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो बताइए यहां पर ग्राफ अगर देखने को मिलेगा तो वो देखने में कैसा मिलेगा? आपको क्या लगता है कैसा मिलेगा? ऐसा ही होगा, बस ऊंचा होगा ऊपर ज़्यादा। जाएगा। सेम मिलेगा सर। ऐसा ही होगा और मैक्सिमम बढ़ जाएंगे सर। मैक्सिमम बढ़ जाएगा। हाँ सर, ऐसा ही होगा और क्या बढ़ जाएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ। एनर्जी बढ़ जाएगी सर। हाँ सर, एनर्जी हाँ सर, एनर्जी तो बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ गई तो फिर क्या होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ बढ़ेगा। बढ़ जाएगी। नहीं, लैम्डा एम देखो, लैम्डा एम देखो जो लैम्डा ऊपर अभी सेम रहेगा अपने- सर। लैम्डा सेम रहेगा। लैम्डा एम बढ़ेगा कि कम होगा? एनर्जी बढ़ेगी। लैम्डा एम रहेगा। बढ़ेगा कि कम होगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा सर। लैम्डा बढ़ेगा। बढ़ेगा ना सर, अरे बाबा, कम होगा सर। हाँ नहीं जी सर, सेम बाबा। रहेगा लैम्डा। लैम्डा एम डिपेंड किस पर करता है? यहाँ देखो, टेम्परेचर एनर्जी में टेम्परेचर तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लैम्डा एम की वैल्यू कम हो बढ़ेगी। कम करके बढ़ जाएंगे कम ना हो सर। जाएगी। कम होगी। कम होगी सर। हाँ जी, कम हो जाएगी। फिर से कहता हूँ कि बाबा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो मैं देख सकता हूँ ना लैम्डा एम इंटू टी बराबर कांस्टेंट। तो अगर इसे बढ़ा दिया तो इसको कम होना पड़ेगा, हाँ सर। है ना, इसको कम होना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा कि लैम्डा अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो लैम्डा एम की वैल्यू कम हो जाएगी। लैम्डा एम की वैल्यू कम हो जाएगी, इसका मतलब ये जो चोटी बनी हुई है, जो पहाड़ बना हुआ है, वो कहीं लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर। और यहां पर आप देख सकते हो ये ग्राफ बना हुआ है T2 ग्राफ। आप देख सकते हो इसका लैम्डा M2 यहां होगा और हाँ सर। इस ग्राफ का लैम्डा M1 यहां होगा। तो लैम्डा सर। M का मतलब क्या है? मैक्सिमम लैम्डा? नहीं सर। नहीं, लैम्डा M का नहीं, मतलब सर। क्या है बताओ? मैक्सिमम ऐसा लैम्डा जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशंस मैक्सिमम है। लैम्डा सर। एम का मतलब क्या है? ऐसा लैम्डा जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशंस मैक्सिमम है। तो मैं Maximum यहां है। से लिख सकता हूं लैम्डा m2 इंटू T2 इज इक्वल टू लैम्डा m1 इंटू T1। अरे अभी देखा था ना वीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताओ कि ग्राफ डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हाँ, हुआ? हुआ सर। हो गया। That's why this is known as Wien's displacement graph. Is it clear बाबा? यस सर। ओके ओके ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। सर ऊपर का स्लाइड दिखाओ सर। सर कल सर्कुलर मोशन भी आने वाला टेस्ट में। बाबा जो पढ़ा है सब आएगा बाबा। सर नहीं आएगा शायद, सर ने नहीं बोले थे। तुम इतना लोड ना लिया करो बाबा, जो पढ़ा है सब कुछ आना चाहिए। मतलब हे भगवान बाबा, इतनी सिंपल सी बात है। सर्कुलर मोशन अभी नहीं आएगा तो कभी ना कभी तो आएगा ना। और अभी पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ लो ढंग से। हाँ सर। इतना काहे लोड ले रहे हो? हाँ सर। सर प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या रहता है? दोबारा बोल। हाँ सर, प्लैटिनम रेजिस्टेंस। सर उसके क्वेश्चन हाँ सर, वो क्वेश्चन है हाँ और सर, सर वो इसके बारे में अभी भी है। वो सर और सर वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो भी बहुत है। एब्सोल्यूट जीरो पे, टेम्परेचर इज हाँ। 0 केल्विन। वो हाँ सर, वो हाँ क्वेश्चन सर, zero हाँ Kelvin। सर,
हाँ तो हाँ सर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्वेश्चन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन। अब इसके सवाल क्या है? सर वो सब थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। गैस, हाँ सर। सर क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर कन्वर्ट्स टू आइस और मैटर कन्वर्ट्स ये कहाँ पर आया बड़ा? डीपीपी में आया क्या? डीपीपी में था हाँ सर। सर, डीपीपी में आएगा। फिर क्या है एब्सोल्यूट जीरो सर वो टेम्परेचर? थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन सारे सर। हाँ सर। हाँ सर, वो थर्मोडायनेमिक्स का रहा। और सर वो एब्सोल्यूट सेल का भी आता। सर नीचे लो ना। मैं इसको ठीक करने के लिए बोलता हूँ बाबा, फिर से बोलता हूँ मैं इसको। सर लास्ट के मनी टेस्ट में एसएचएम के भी क्वेश्चन आए थे एक तो। ओके ओके ओके। हाँ सर। रिलेटिव डेंसिटी और उसके भी थे। एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या रहता सर वो? ठीक है, मैं आगे इन्फॉर्म कर दूंगा और कोशिश की जाएगी कि आगे नहीं आए। डन, नोट कर लिया? हाँ सर। यस सर। डन सर। डन सर। डन सर। ठीक है, एक सवाल लिखें। सवाल लिखें। लाइट फ्रॉम अ स्टार, light from a star is found to have maximum energy near wavelength near wavelength 500 nanometer near wavelength 500 nanometer near wavelength 500 nanometer, assuming the star to be a black body, then find temperature of the star. ब्लैक बॉडी। Assuming the star to be a black body, then find temperature of the star. सर वेवलेंथ कितना था? 500 nanometer. ओके सर। सर 576 into 10 to the power 3 केल्विन। क्या कह रहे बाबा? सर वो लैम्डा m into t equal to b से। हाँ सर। बिल्कुल हाँ सही, सर। बिल्कुल सही, बी किया सर। बिल्कुल 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 बाबा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज़ गिवन फॉर द स्टार कि बाबा लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट b और दिस इज 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। ठीक है। तो अभी मुझे सवाल में दे रखा है लैम्डा m की वैल्यू क्या दिया है? 500 नैनोमीटर। नैनो का मतलब कितना हो जाएगा? 10 to the power -9 मीटर। बिल्कुल सही। तो यह जाएगा 5 इंटू 500 इंटू 10 पावर -9 मीटर है, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर था। इसका मतलब मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटीमीटर में आएगा। इनटू टी। हाँ सर।
तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू 0.288 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10⁻⁹ इंटू 100, ठीक है। एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना आप लोग, जो भी बनेगा बनेगा। डन 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 डन। सर ये बी कांस्टेंट है ना? दोबारा बोलो। बी कांस्टेंट है ना इधर? कांस्टेंट ना, जिसकी वैल्यू अभी मैंने बताई थी 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। हाँ सर। ठीक है, तो इन दिस वे हम निकाल सकते हैं, जज कर सकते हैं कि किसी स्टार का टेम्परेचर रफली कितना होगा। कभी सोचा होगा ना तुमने कि यार ये स्टार का टेम्परेचर, ऐसा बोलते हैं कि नया तारा पाया गया इतनी दूरी पर इतने टेम्परेचर। तो दिस इज वन ऑफ द वे इन विच वी कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द स्टार विदाउट एक्चुअली बीइंग ऑन द स्टार, है ना। कि इस बाबा सूरज पे अपन गए थोड़े ना है ना, वहां जाके अपन ने चेक थोड़ी ना किया है। बट स्टार भी ब्लैक बॉडी है ना? हाँ, सूरज को अपन ब्लैक बॉडी लेते हैं, बट मैं क्या बोलता हूँ, नहीं सर स्टार बोला मैंने। स्टार भी को भी अपन ब्लैक बॉडी लेते हैं। यस, अपन आइडियल बॉडी है, इतनी डिस्टेंस है, ब्लैक बॉडी लेते हैं। और क्या कह रहा था, हाँ तो बाबा 5760 केल्विन है। 5760 केल्विन, ये लो आ गया हाँ 5760 केल्विन। तो बाबा इतने डिस्टेंट चीज़ें होने के बावजूद भी हम उनका टेम्परेचर बता सकते हैं। एंड इसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में ही हम करते हैं, इस तरीके से ही हम उसका टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है। नाउ हम बात करते हैं किसकी, नया लॉ, दैट इज बोल्ट्जमैन लॉ। क्या बोलता है वो, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये लॉ है जो हमारी मदद करेगा मस्त तरीके से इस पूरे चैप्टर में, यानी कि रेडिएशन वाले चैप्टर में जो सवाल अगर बनेंगे तो चांसेस हैं कि वो यहीं से बने, है ना। अगर आपको रेडिएशन वाले चैप्टर में से अगर सवाल बनने वाले हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी हैपनिंग फ्रॉम योर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमें ये बताता है कि बाबा कितना मतलब उसका रहने वाला है कि क्या कोई बॉडी अगर टेम्परेचर T पर है तो उससे जो रेडिएशन होने वाले हैं वो कितने अमाउंट के होने वाले हैं, इन सब की बात करता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बहुत ही आसान है और इसके बारे में डिटेल में बात अपन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। ओके सर Yes, sir. चलो बच्चा, सी यू टुमारो, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। बाय गुड डे सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Hi, sir. Good थैंक day, यू sir. बच्चा लोग, बाय बाय।